वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, दिस इज़ योर मेंटोर संयुक्ता सिंह। एंड अभी कितने महीने बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए? अगर आप ये वीडियो मेरा अभी देख रहे हो तो अभी भी 5 मंथ्स अप्रॉक्स हैं, बट मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ 4 मंथ स्ट्रैटेजी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर NIFT। अब फॉर्म्स आने वाले होंगे निफ्ट के, तो मुझे लगता है कि नवंबर के अराउंड आएगा। अभी आपके NID एंड IIT UCEED के फॉर्म्स आ जाएंगे, सीट के फॉर्म्स आ जाएंगे। नाउ दिस वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर NID एंड निफ्ट सेपरेटली, एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्रिपेयर फॉर UCEED सेपरेटली। तो दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े अलग भी हैं, और देर आर सम स्टूडेंट्स जो कंबाइंड वे में प्रिपेयर करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली वीडियो है NIFT के लिए, बिकॉज NID एंड UCEED की प्रिपरेटरी वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल गाइज, this channel belongs to you. Here I come up with different topics related to the syllabus of all the design entrance exam, the 3 major design entrance exams of India, which is NIFT, NID and UCEED seed. So on my channel you are going to find all the important videos related to the topics जो कि पूछे जाते हैं इन तीनों entrance exam में। Also on the I button आप क्लिक करोगे, आपको सारे videos मिल जाएंगे। You will be directed to the प्लेलिस्ट डायरेक्टली, जो NIFT का सेपरेटली है और GK का सेपरेटली है। नाउ GK इज समथिंग जो कि आपका UCEED में भी आता है, NID में भी आता है, निफ्ट में भी आता है। सो देयर इज अ डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर GK ऑल्सो। यू कैन गो टू द आई बटन ऑल्सो, प्लस यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वेरी वीडियो एंड सी ऑल द important topics and the videos there. Now moving forward guys, under this video I am going to talk about the general ability test. Also I am going to talk about the creative ability test part, जो कि the first round होता है NIFT का। आपको पता होगा, इतना तो आपने रिसर्च किया होगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको आइडिया नहीं है इतना, या फिर 11th में हो, फाउंडेशन में हो, देन ये बहुत ध्यान से वीडियो देखना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गैट पार्ट होता है यूजुअली दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। MDES के लिए जा रहे हो तो 120 होगा, और MFM के लिए जा रहे हो तो 150 होगा। नाउ द बेसिक सेगमेंटेशन की MFM, MDES या फिर BDES, इसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है ऑल अबाउट निफ्ट में, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि जो आपके GAT का पार्ट है उसका सिलेबस एंड नेगेटिव मार्क्स क्या है। नेगेटिव मार्क्स इज 0.25, हर गलत आपके जवाब पे 0.25 आपका नेगेटिव मार्क्स करता है। योर 4 areas of GAT are reasoning, second maths, third English, and the fourth and the important one GK, जनरल नॉलेज। रीजनिंग आपको नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग, सारे टाइप के टॉपिक्स जो भी आपका सिलेबस है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट इज़ रिलेटेड टू, मैं आपको कुछ अपने स्टडी मटेरियल्स भी दिखाती हूँ। दिस इज़ फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग। एंड एक और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है ये प्रॉपरली निफ्ट के लिए, जहाँ से आपके टॉपिक्स आते हैं, विच इज़ अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, साइलोजिज्म, क्यूब एंड डाइज, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस सेट। दिस इज आवर स्टडी मटेरियल जो प्रॉपरली निफ्ट के लिए डिजाइंड है। यू कैन गो एंड ऑर्डर इट फ्रॉम Amazon ऑल्सो यू कैन गो एंड ऑर्डर इट फ्रॉम आवर वेबसाइट विच इज़ www.sanyuktadesign.com। आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, एंड यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में। अगर आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया, यू आर गुड टू गो फॉर रीजनिंग। सेम गोज फॉर योर मैथ्स पार्ट, सेम गोज फॉर योर इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश, मैथ्स, GK, ये हमारी इंग्लिश की बुक है, आप यहाँ देख सकते हो। प्लस अगर आप निफ्ट के लिए जा रहे हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इंग्लिश इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग है। आई गेस 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, डिपेंड्स अपॉन कि आप BDES दे रहे हो या MDES दे रहे हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस अलग आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी प्रॉपर बुक है जिसमें आपके ऑल द सिलेबस है, स्पॉटिंग एरर्स, रीअरेंजमेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिंगुलर, प्लूरल, एनालॉजी, क्लोज टेस्ट, एवरीथिंग। ऑल्दो आई हैव अपलोडेड अ सेपरेट वीडियो फॉर सिलेबस जो निफ्ट का है, वो आप जाकर के देख सकते हो।
प्लस देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशंस। नाउ ये जो पूरी बुक है ये पूरी कॉम्प्रीहेंशंस की बुक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो 25 मार्क्स आर फॉर श्योर। MFM के लिए भी पूरे 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है और BDS में अभी रिवाइज हुआ है 40 मार्क्स का हो गया है। तो ये इमेजिन स्कोरिंग 40 मार्क्स जो आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हो। क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स अच्छा नहीं होता तो वो दे एंड अप लूजिंग 5 to 10 मार्क्स, बट ये कुछ स्कोरिंग एरियाज से अगर आप स्कोर करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका मैथ्स थोड़ा कम भी अच्छा गया है। सो ये 4 एरियाज हैं जहां से गैट में आपके क्वेश्चंस आते हैं। जीके इज एनोनिमस बट जीके के ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स अविनाश सर हैज ऑलरेडी कवर्ड। सो अगेन यू कैन गो टू द आई बटन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन सिंपली गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ जीके एंड अपना सारा जीके आप वहां से पढ़ सकते हो। रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, देयर आर, यू से इट एंड वी हैव इट, ऐसे टॉपिक्स आपको हमारे पूरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ गैट पार्ट। डिपेंड करता है कि आप BDS दे रहे हो या MDS दे रहे हो। कई बारी मैथ्स 20 मार्क्स का होगा, MDS में आपके 15 मार्क्स का होगा या 20 मार्क्स का होगा, आपका GK 20 मार्क्स का हो जाएगा, इंग्लिश 40 मार्क्स का है, कहीं पे 50 मार्क्स का है, MDS के लिए 50 है, BDS के लिए 40 है। तो ये अभी निफ्ट का रिवाइज होकर के पूरी नोटिफिकेशंस आएंगी जब आपका फॉर्म्स आउट होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। I am going to tell you about the इम्प्रोवाइज्ड पैटर्न और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमको गैट में फॉलो करना चाहिए। गैट में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में आई एम गोइंग टू गिव यू द वीक एक प्रॉपर मैं आपको लिख करके बताऊंगी कि किस वीक में आप कितना कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए एंड हाउ कैन यू स्पीड अप योर होल प्रिपरेशन। तो गैट के लिए आपको याद रखना है कि जो आपका बहुत ही स्कोरिंग एरिया है, जो आपका ऑलरेडी अच्छा है, जैसे इंग्लिश, जैसे कि जीके, जैसे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने टफ नहीं होते जितने मैथ्स के होते हैं। तो आप रीजनिंग वाले पार्ट को बहुत अच्छे से इजीली कर सकते हो। देयर आर सर्टेन एरियाज जहां से बहुत हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप PYQs देखो तो जो आपका अच्छा है उसको आप और स्ट्रॉन्ग बनाइए। 1-2 टॉपिक्स आपके मैथ्स के ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट होगा कि मैं अगर ये आंसर निकालने के लिए बैठूंगी तो हो सकता है मुझे 10 मिनट्स लग जाए। नाउ 10 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल अगर आप निफ्ट का एग्जाम दे रहे हो तो, क्योंकि आपको 2 आवर्स ही मिलते हैं आपके गैट के लिए और उसमें आपके 4 सेगमेंट्स होते हैं एंड बहुत लेंथी क्वेश्चंस होता है। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जाता है, कॉम्प्रीहेंशंस में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। तो मैं एक चीज आपको बिल्कुल कहना चाहूंगी जो आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हो और वो ये है कि आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस, जो कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस है, उसको आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जितनी जल्दी आप रीड करोगे, जितनी जल्दी आप क्वेश्चंस पे आओगे, आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ से है या सेकंड से है या थर्ड से है, वो आप उतनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो कॉम्प्रीहेंशंस की तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि आपका वन ऑफ द स्कोरिंग एरियाज है। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशंस ये भी लगता है कि नहीं B नहीं C होगा, C नहीं D होगा, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो कि इसका आंसर तो C ही होगा, लेकिन दे आर दैट ट्रिकी समटाइम्स की आंसर A होता है। सो ये कहां से डेवलप होगा, ये आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होगा। तो जितने कॉम्प्रीहेंशंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस प्लीज उतने कीजिए। वन ऑफ द एरियाज फॉर NIFT जो MFM में भी क्वेश्चन आएगा, BDS में भी क्वेश्चन आएगा और बैचलर्स में भी आएगा और MF टेक में भी आएगा। नाउ रीजनिंग के लिए आपको अगेन आपको क्वेश्चन सारे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप कितने समय में वो रीजनिंग सॉल्व कर लेते हो। अगर आप 2 मिनट्स में 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप वो टाइम बचा पाओगे अपने इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन पार्ट के लिए। जीके अगेन क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर का जो जीके था हमारे पढ़ाए हुए ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस बिल्कुल वहीं से आया था एग्जाम में। सो मैं कहूँगी कि आप जीके के लिए अगर हमारे चैनल को भी फॉलो करेंगे देन यू विल get ample of study material from here. Moving forward guys, creative ability test में areas to work कहाँ शुरुआत करें। नाउ अभी हमारे पास 5 मंथ्स के अप्रॉक्स है। मैंने 4 मंथ्स का वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप 4 मंथ्स में भी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। लेकिन अभी जो आपका सबसे मेजर एरिया होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, वो होना चाहिए ह्यूमन फिगर्स। ह्यूमन फिगर्स में क्या, ह्यूमन फिगर्स में पोस्चर्स। अगर आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू
रेलवे स्टेशन आया है या मॉल आया है या कुड बी एनी मार्केट प्लेस, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मार्केट प्लेस में कोई ह्यूमन फिगर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल खाली होगा। तो कोई भी कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, कोई भी पर्सपेक्टिव कर रहे हैं, उस पर ह्यूमन फिगर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सो डिफरेंट पोस्चर्स में अगर कोई कुछ उठा रहा है, कोई किसी के साथ चल रहा है, किसी ने बैग कैरी किया हुआ है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई इस तरीके से वॉक कर रहा है, तो क्या मूवमेंट होगा हाथ का, क्या मूवमेंट होगा पैर का, आपको वो स्केच आउट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ह्यूमन फिगर्स में प्रॉब्लम है। प्लीज़ स्टार्ट विथ स्टिक ड्राइंग। अगर आप स्टिक ड्राइंग से कोशिश शुरू करेंगे अपनी, आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। स्टिक ड्राइंग करो, कोई नहीं कह रहा कि आपका नेक का प्रोपोर्शन नहीं आया, आपका हाथ का प्रोपोर्शन नहीं आया, बट हाँ टेक्निकली हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हैंड है वो हमारे पेल्विस बोन के नीचे तक आता है। अगर आप अपना हाथ यहाँ पे बना रहे हो, ऑटोमेटिकली दैट इज नॉट लुकिंग प्रोपोर्शनेट। तो ये बेसिक स्टिक ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लीजिए प्रोपोर्शन से, और उसके ऊपर आप इजीली फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो। देयर इज वन वीडियो ऑफ माइन विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड पोस्चर्स, उसको जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये एक एरिया है जहाँ पे आपको काम करना है। किसी भी तरीके का पर्सपेक्टिव आता है, कॉम्पोजिशन आता है, स्टोरी बोर्ड आता है, कॉमिक स्ट्रिप आता है, ह्यूमन फिगर इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टे, आपको बनाना ही पड़ेगा। नाउ और कौन से एरियाज है जिस पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है? ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे हो, ऑटोमेटिकली डिजाइन इंस्पिरेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल डिजाइंस कर सकते हो, स्केल अप एंड डाउन कर सकते हो, एंड देयर आर मेनी प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चंस जो आप कर सकते हो। तो अगर आपको रेफ्रिजरेटर बनाना ही नहीं आता, हाउ आर यू गोइंग टू शो द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच? अगर आपको नेल कटर बनाना ही नहीं आता, तो आप पहले चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको एक सर्टेन गिवन टाइम में बना लेते हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10 मिनट का टाइम है और आपको एक क्लटर्ड किचन बनाना है, चैलेंज योरसेल्फ कि आप उसको बना पाएंगे कि नहीं। अगर आप उसको सिंपल लाइन ड्राइंग से एक विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं, एक रेंडरिंग कर पा रहे हैं, यू आर गुड टू गो माय फ्रेंड। तो आपको पहले 1 मंथ इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि बिना देखे आप कैसे चीजों को इमेजिन कर लेते हो, कैसे एक स्टोरी बिल्ड हो सकती है आपके दिमाग के अंदर, आपका हाथ मूव हो जाना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज अगर आपको देख के बनाने की आदत है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ह्यूमन फिगर्स की प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए, एंड थर्ड एरियाज की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ एरियाज कैन बी इन योर एक्सटीरियर, कैन बी इंटीरियर, कोई भी एरिया हो सकता है। जब आप इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस करोगे, ऑलमोस्ट आप सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर ही आपका डिजाइन इंस्पिरेशन आता है। कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर्स में जो कि डिजाइन इंस्पिरेशन से थे, कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो एरिया और ह्यूमन फिगर पे डिपेंडेंट हैं। एरियल व्यू जो कि मास्टर्स का क्वेश्चन था 2 इयर्स पहले, सर्कस जो सिटी के बाहर है, अगर आपको याद हो, अगर आपने PYQs देखे हो तो कहीं ना कहीं जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन्हीं 3 एरियाज के अंडर आ रहे हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीक 1 to 4 में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए प्रैक्टिस का? नाउ यू हैव योर गैट ऑल्सो, यू हैव योर क्रिएटिव ऑल्सो। सबसे पहले मैथ्स के इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स निकालिए, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स निकालिए, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स निकालिए, और एक कॉम्प्रिहेंशन हर दिन कीजिए। अगर आप ऑर्डर कर सकते हो तो इस बुक को ऑर्डर कर लो। बहुत लेंदी कॉम्प्रिहेंशन है इसमें, लेंदी भी है, छोटे भी हैं, बट बहुत ट्विस्टेड भी है। आपको बहुत हेल्प करेगा ये बुक। तो आप ये 5 टॉपिक्स ले लो और इसको डिवाइड करो वीक 1 to 4 में। मंडेज दे दो मैथ्स के लिए, ट्यूसडेज दे दो रीजनिंग के लिए, वेडनेसडे दे दो इंग्लिश के लिए, थर्सडे दे दो जीके के लिए। मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात कर रही हूँ, सेकेंड हाफ 2 आवर्स आप हर दिन 2 आवर्स स्केचिंग करो, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग करो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग करो, सीनरीज बनाओ, सीन्स बनाओ। आप मेट्रो स्टेशन जा रहे हो, आप वो बनाओ। अपने साथ एक नोटबुक कैरी करो। जितना आपको विजुअलाइजेशन और रेंडरिंग की जितनी आपको प्रैक्टिस होगी ना, उतना ही अच्छा आपका क्रिएटिव होता जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बैठ करके दिन भर पोस्टर्स बना रहे हो या आप दिन भर डूडलिंग कर रहे हो तो यू आर गुड टू गो। नहीं, डूडलिंग इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट, इट्स वन ऑफ द सिलेबस ऑफ योर क्रिएटिव एग्जाम।
आपको हर दिन इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप ये सीखोगे ना कि बिना देखे हम चीज़ों को कैसे बना पाते हैं, उतना अच्छा आपका क्रिएटिव होता जाएगा। सो वीक 1 to 4 में आपको अपने 5 टॉपिक्स ईच डे, 5 टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट आप ले लो, जिसको आप एक प्रॉपर मंडे टू सैटरडे का रूटीन बना लो और संडे अपना फ्री रखो, अपनी फैमिली टाइम रखो, आप घूमो फिरो, क्योंकि जितना आप बाहर जाओगे, नई चीज़ों को देखोगे, आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीखते हो। तो ये आप डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हो अपने वीक 1 to 4 में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने इंग्लिश के जो फर्स्ट 5 टॉपिक्स हैं, आपने स्पॉटिंग एरर्स कर लिया, आपने रीअरेंजमेंट्स कर लिया, आपने सेंटेंस कंप्लीशन कर लिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लिया, साइनोनिम्स कर लिए, मैं आपको यहाँ पे 5 भी नहीं बोलूंगी, आप 4 ले सकते हो, 4 टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। मतलब जिस दिन इंग्लिश कर रहे हैं उस दिन मैंने स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस की मंडे को, ट्यूसडे अगर मैं बैठ रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए तो मैंने रीजनिंग का अपना टॉपिक ले लिया, क्लासिफिकेशन, तो मैंने रीजनिंग किया। इस तरीके से जब आप एक एक टॉपिक एक एक दिन करोगे तो आपके 4 टॉपिक्स मंथ में हो जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने पूरे 4 मंथ्स को डिवाइड कर सकते हो एंड अपनी स्किल बिल्डिंग आप 5th to 8th वीक में भी कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे आपने 4 टॉपिक्स प्रीवियस मंथ कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट 4 टॉपिक्स आपके जैसे कॉज एंड इफेक्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपने ये 4 टॉपिक्स नेक्स्ट मंथ के लिए रख लिया, तो टोटल आपके 16 टॉपिक्स फ्रॉम रीजनिंग कंप्लीट हो जाएंगे एंड 12 टॉपिक्स आपके मैथ्स के हैं, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ 3rd मंथ विच इज योर 9th to 12th वीक, तो आप इजिली रिविजन पे आ सकते हो। आप हमेशा अपने वीक का एक दिन रख सकते हो अपने रिवीजन के लिए। वीक में 1 डे यू कैन कीप फॉर योर रिवीजन, 2 hours क्रिएटिव प्रैक्टिस जो कि आपको लेकर के चलना है। ये आपका 5th to 8th वीक में होना चाहिए। प्लस यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने टाइमर को, आप लगाओगे टाइमर और आप देखोगे कि आप 1 घंटे में पर्टिकुलरली ये एक क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्किल्स की अपनी प्रैक्टिस कर ली है, यू नो हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स, यू नो हाउ टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, यू नो हाउ टू ड्रॉ सीन्स, तो आपने 1 घंटे का टाइमर लगाया और आप बना करके देखो कि आप मार्केट प्लेस 1 घंटे में बना पा रहे हो कि नहीं विद कंप्लीट रेंडरिंग एंड शेडिंग एंड ह्यूमन फिगर्स। तो इस तरीके से आपको टाइम से उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आप 2 घंटे में कोई एक चीज कर लेते हो, भले आप बहुत ही सुंदर कर रहे होगे उसको, बट दैट इज ऑफ नो यूज अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से देखो तो। सो नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इन योर 9th वीक till 13th वीक, रिविजन ऑफ ऑल द अर्लियर टॉपिक्स, जो भी आपने अर्लियर प्रैक्टिस किया है उन सब का आप फर्स्ट 2-3 डेज रिविजन लेकर के कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ एट दिस स्टेज आपका 60-65-70% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो एंड विजिट द वेबसाइट विच इज www.sanyuktadesign.com। देयर यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल द मॉक टेस्ट। आप वहां से मॉक्स दे सकते हो और आप रियल टाइम चेक कर सकते हो इन CBT फॉर्मेट कि आप कितना क्वालिफाई कर रहे हो। आपको वहां पे आपके स्कोर्स भी पता चलेंगे, प्लस आपको एक तरीका पता चलेगा टू गिव योर एग्जाम्स, बिकॉज इट इज इन द CBT फॉर्मेट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। तो जितना आप लिखते हो उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। अगर आप कॉपी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। आप रफ शीट्स लेकर के बैठोगे और आप इसको CBT फॉर्मेट में जाकर के दे सकते हो और यहाँ से आप रियल टाइम अपना देख सकते हो कि आप कितने देर में वो टॉपिक सॉल्व कर रहे हो। इवन यू विल बी एबल टू सी कि जो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है क्या वो आपके मॉक में आ रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि समटाइम्स देयर आर 2-3 क्वेश्चंस जो कि आपके क्लिक नहीं भी करते हैं, एक वेरियस अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू एनहांस योर स्किल. सो आपके 9 to 13th वीक में मॉक्स की भी प्रैक्टिस आ सकती है. मैं बहुत हाई लेवल पे मॉक्स नहीं बोल रही हूँ कि आप हर वीक मॉक दो, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट 3 to 4 मॉक्स, इतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि आपके कुछ टॉपिक्स अभी भी रिमेनिंग है. नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल मंथ. आप कोशिश करो कि जितने भी आपके नाउ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको आप मंडे से लेकर के सैटरडे तक सेग्रीगेट करो कि आप वो सारे कंप्लीट करोगे इन विद इन 1 मंथ. जितने भी रीजनिंग के हैं जहाँ पे आप एक चैप्टर कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो एक चैप्टर कर रहे थे ब्लड रिलेशंस, नाउ ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ये 4 टॉपिक्स आपके थे लास्ट के 9 to 13th वीक में जो आपको कंप्लीट करना है. बट ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि आप सिर्फ ये 4 ही कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि these topics are easy and you can add 2-3 more topics, you can do Venn diagram, you can do statement and its product, you can do alphabet test. तो ये भी आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम बनाओ, रूटीन बनाओ कि आप कितना करने के लिए केपेबल हो. डू नॉट ऑलवेज गो विथ माई वर्ड्स और एनी अदर वर्ड्स. मेंटर्स एक हद तक आपको सुपरवाइज कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बट इट्स यू एंड वी हु नो आर केपेबिलिटीज एंड डेडलाइंस कि हमको क्या और कितना फॉलो करना है. सो आपको कोशिश करनी है कि एट द एंड ऑफ 13th वीक आप अपना सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट करो ताकि आप नेक्स्ट 1 मंथ दे पाओ अपना पूरा रिवीजन के लिए. क्योंकि जितना भी आपने किया है आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ कौन से एरिया में आप नहीं कर पा रहे हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशंस में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको उस एरिया पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है. तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू मेक योर स्ट्रैटेजी फॉर ऑल दीज 4 मंथ्स. ऑलवेज रिमेंबर कि जो लास्ट मंथ है विच इज गोइंग टू बी योर आई गेस 14th वीक से लेकर के 18th वीक तक जो आपका लास्ट मंथ होगा, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन मॉक्स, रिविजन्स, करेक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. गलतियां निकल रही हैं हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से, उन गलतियों को ओवरलुक मत करो कि अच्छा हाँ ये तो हम कर लेंगे, अच्छा ये यहाँ पे मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट वाला करते हैं. नहीं, कभी भी उसको ओवरलुक ना करो. अगर छोटी से छोटी गलती भी हुई है, ट्राई एंड फिगर इट आउट और उसको कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम में आपकी वो छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके वजह से आपका 0.25 मार्क्स जा सकता है. अगर आपको अच्छे रैंक्स चाहिए, अगर आपको रैंक्स चाहिए बिलो 500, आई एम टॉकिंग फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आपको बिलो 500 रैंक्स चाहिए, अगर आपको अपने डिजायर्ड सेंटर में जाना है, देन डेफिनेटली आपको ओवरलुक नहीं करना चाहिए. सेम गोज फॉर ओबीसी, एसटी, एससी. अगर आपको डिजायर्ड रैंक्स चाहिए तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अरे क्या हो गया अगर मैं ये टॉपिक ना करूं तो. नहीं, अगर आपको अच्छे रैंक्स चाहिए, बिकॉज देयर इज हेल लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन आउट देयर, आपका 1 मार्क्स भी 5 to 10 रैंक्स हायर कर सकता है किसी और का. तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप अच्छा स्कोर कर पाए. नाउ यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैथ से डरते होंगे. मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका डिपार्टमेंट साइंस का नहीं रहा है, अगर आपका ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट रहा है, कॉमर्स का रहा है, आप मैथ्स से पीछे भागते रहे हो, गाइज ये 9th 10th का मैथ्स है. 9th और 10th में हम सब ने मैथ्स किया है. आई कैन अंडरस्टैंड कि 1-2 टॉपिक में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी होती थी, बट जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज में भी प्रॉब्लम करो, नंबर सिस्टम में भी करो, रेशियोज में भी करो. दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिसके जो फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप कर पाओगे. आई कैन अंडरस्टैंड लीविंग आउट 2-3 टॉपिक्स जो हमें हार्ड लगता है, जो हमें लगता है कि टाइम टेकिंग है, हम नहीं कर पाएंगे, बट बिलीव मी जो पेपर आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है मैथ्स. आप मैथ्स के क्वेश्चंस देख करके ही भाग जाते हो, वो मत करो. इफ यू वांट टू स्कोर गुड, इफ यू वांट टू हैव अ हायर रैंक, आपको मैथ्स भी करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा. क्योंकि रैंक 1, रैंक 9, रैंक आपके 100 के बिलो जिसका भी आता है, उसने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए हुए होते हैं. यू कैन नेवर कंप्लेन टू एनीबडी अगर आपने मैथ्स पूरा छोड़ दिया है और अगर आपके 700 रैंक आए हैं, तो यू आर गुड टू गो विथ
any center like NIFT Patna, NIFT Bhopal, NIFT Jodhpur, NIFT Kangra. You can go to any center. पर अगेन अगर आपको NIFT बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, आपका विजन ये है कि आपको फैशन कम्युनिकेशन ही चाहिए या फैशन डिजाइन ही चाहिए, आपको ये सारे एरियाज को भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इन एरियाज की सीट्स सबसे पहले फुल होती हैं. सो दैट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक फॉर यू. मैंने इस सेशन के थ्रू आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू give you all the important suggestions, all the important tips and tricks. I'll be coming up with the more videos related to your entrance exams. Probably I'll be coming up with these videos जो last year question आया था उसको solve करके दिखाते हुए, so that आप और अच्छे से prepare कर पाओ. And if you want to come for a crash course, you can always come to our institute, online and offline. Offline we are based in Delhi and online we are across India. तो आप 8700323087 पे आ सकते हो and you can get in touch with us. So that's it for today's video. If you have any query, any doubt, you can go to the comment section, put up your queries there. We will be happy to help you. So that's it for today's video, guys. Till then, take care. Bye-bye.